हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना डॉक्टर अनुपम आनंद, आपका बायोलॉजी मेंटर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि चैनल पर हम रिवॉल्यूशन क्रैश कोर्स की शुरुआत करने वाले हैं, जहां पर पूरी बायोलॉजी हम डिस्कस करेंगे और ये क्रैश कोर्स 100% फ्री होने वाला है। तो आज से इस क्रैश कोर्स की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। टोटल 10 यूनिट हमें कवर करना है, क्लास 11th और क्लास 12th की बायोलॉजी को मिला के। तो इस क्रैश कोर्स की शुरुआत हम यूनिट 1 दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड से करने जा रहे हैं। और सबसे पहले चैप्टर 1 दैट इज द लिविंग वर्ल्ड को हम कवर करेंगे। हर यूनिट की स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट के बारे में हमें एनसीईआरटी ने दिया है। तो यूनिट 1 में अर्नस्ट मेयर के बारे में हमें बता रखा है। अर्नस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 को हुआ था इन जर्मनी। इनको कहा जाता है द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके नीट एग्जाम के हिसाब से। डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी किसे कहा जाता है? तो अर्नस्ट मेयर को कहा जाता है। अर्नस्ट मेयर ने हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस को ज्वाइन किया था इन 1953, और 1975 में ये रिटायर हो गए। इनका 80 ईयर का कैरियर था, यानी इनका जो पूरा कैरियर है वो 80 ईयर का है, जहां पर इन्होंने अलग अलग फील्ड में रिसर्च किया। जैसे इन्होंने ऑर्निथोलॉजी में स्टडी किया, इन्होंने टैक्सोनॉमी में, जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड द हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी फील्ड में रिसर्च किया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अर्नस्ट मेयर के रेफरेंस में हमें याद रखना चाहिए, वो ये है कि मेयर को अवार्ड किया गया था 3 प्राइजेस, जिसे हम कहते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। और ये 3 प्राइज कौन से थे? बाल्जन प्राइज इन 1983, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994, क्रैफोर्ड प्राइज इन 1999। ये 3 प्राइज इनको दिया गया था, जिसे ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। इनका डेथ एट द एज ऑफ 100 हो गया, यानी 2004 में इनकी डेथ हो गई। चलिए चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं, द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में हमें 4 अलग अलग टॉपिक को डिस्कस करना है, जैसे व्हाट इज लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिकल एड्स। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग। मतलब कितना ज्यादा लिविंग वर्ल्ड वंडरफुल है। अलग अलग रेंज के, बहुत वाइड रेंज के लिविंग टाइप्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हमें अमेज करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत अलग अलग तरह के हैबिटाट हैं जहां पर हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं, चाहे वो कोल्ड माउंटेन्स हो, डेसिडुअस फॉरेस्ट हो, ओशंस हो, फ्रेश वाटर लेक्स हो, डेजर्ट्स, हॉट स्प्रिंग्स हो। और इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म का पाया जाना हमें स्पीचलेस कर देता है। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, माइग्रेटिंग बर्ड्स, वैली ऑफ द फ्लावर्स, अटैकिंग शार्क इवोक ऑ एंड डीप सेंस ऑफ वंडर। तो बेसिकली ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है एनसीईआरटी की कितने अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म किस किस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स में रहते हैं। साथ ही साथ अलग अलग तरह की जो चीज नेचर में हो रही हैं वो हमें सेंस ऑफ वंडर, यानी हमें अमेज कर देता है, हमें आश्चर्यचकित कर देता है। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन among the member of population and population of a community, or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life। देखिए क्या कहना चाह रहा है। जो इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है, यानी एक पॉपुलेशन के 2 मेंबर के बीच में, 2 अलग अलग इकोसिस्टम के बीच में, साथ ही साथ हमारे सेल के जो अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूलर ट्रैफिक, यानी कई सारे मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। ये सब हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर लाइफ क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है कि आखिर लाइफ क्या है, इसके 2 अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला है कि टेक्निकल है, और दूसरा है व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग, एंड द सेकंड इज फिलोसफिकल वन। देखिए लाइफ क्या है,
इसके दो अलग क्वेश्चंस छुपे हुए हैं। इस क्वेश्चन में कि आखिर लाइफ क्या है, इसके अंदर दो अलग अलग क्वेश्चन छुपे हुए हैं। पहला क्वेश्चन एक टेक्निकल का है, जो बेसिकली हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि हम लिविंग को नॉन लिविंग से कैसे सेपरेट करें। और दूसरा थोड़ा सा फिलोसफिकल है, जो इस बात का क्वेश्चन करता है कि आखिर लाइफ की पर्पस क्या है। तो बेसिकली हम तो फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि आखिर लिविंग क्या है और ये नॉन लिविंग से किस तरह से अलग है। तो सबसे पहले टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं, दैट इज व्हाट इज लिविंग। जब कभी भी हम इस बात को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि आखिर लिविंग क्या है, तो हमें कुछ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स पर ध्यान देना चाहिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक का मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से अलग करते हैं। तो वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं? तो जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ability to sense the environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organism। अगर हम उन कैरेक्टर्स पर ध्यान दें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में है और नॉन लिविंग में नहीं है, तो सबसे पहले ग्रोथ हमें समझ में आएगा, रिप्रोडक्शन आएगा। हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां भी रहता है वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। ये कुछ ऐसे फीचर हैं जो हमारे माइंड में सबसे पहले स्ट्राइक करेंगे अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचेंगे। इनके अलावा मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमरजेंस, ये भी साथ साथ आप इस लिस्ट में जोड़ दीजिए जब हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर के बारे में। अब एक एक करके इन सारे फीचर को हम बेसिकली देखेंगे कि आखिर क्या होता है लिविंग और ये किस तरह से नॉन लिविंग से अलग है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रो कर सकते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ है। मास में बढ़ जाना यानी वजन में बढ़ जाना, नंबर में बढ़ जाना, ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ है। अगर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, तो वो ग्रो करता है बाय सेल डिवीजन। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है बाय सेल डिवीजन। अब ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में 1000 सेल है और वो डिवाइड करके 2000 सेल बना लेता है, तो उसकी बॉडी का साइज बढ़ जाएगा यानी उसकी बॉडी में ग्रोथ हो जाएगा। अगर हम प्लांट की बात करें, तो इस ग्रोथ को सेल डिवीजन कहते हैं, जो कि उनके लाइफ में कंटिन्यूअसली चलता रहता है थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। लेकिन एनिमल्स में सेल डिवीजन के द्वारा जो ग्रोथ है वो कुछ एक सर्टेन एज तक ही होता है, फिर बाद में जाके रुक जाता है। However, cell division occurs in certain tissues to replace the lost cells. Animals में सेल डिवीजन कुछ ही एज तक होगा, एक सर्टेन एज तक होगा। हाँ, लेकिन सेल डिवीजन जो है वो कुछ सर्टेन टिश्यूज में होता है लॉस्ट सेल्स को वापस से रीगेन करने के लिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो वो ग्रो करता है बाय सेल डिवीजन। ठीक है। तो अगर हम इन विट्रो कल्चर यानी अगर हम लैब में कोई कल्चर बना रहे हैं और उसको माइक्रोस्कोप में लगाकर सिंपली हम काउंट कर ले नंबर ऑफ सेल्स, तो इससे हमें समझ में आएगा कि जब सेल डिवीजन होगा तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। इन मेजॉरिटी ऑफ द हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जितने भी हायर एनिमल और प्लांट हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग इवेंट हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए दैट इंक्रीज इन द बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। अगर बॉडी का मास भी बढ़ता है तो उसको हमें ग्रोथ कंसिडर करना पड़ेगा। अब देखिए, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो भी ग्रो करेगा इफ वी टेक इंक्रीज इन द बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ। देखिए, ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं इंक्रीज इन द मास एंड इंक्रीज इन नंबर। ये दो ट्विन कैरेक्टर हैं, तो अगर मास के बढ़ने को आप ग्रोथ मान रहे हैं तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं। देखिए कैसे, माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो।
देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए कहीं पर रेत की ऐसे एक ढेर लगी है, उस रेत की ढेर पर आप और अगर ढेर डाल देंगे तो रेत का जो ढेर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, साइज में ग्रो कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ग्रोथ हो रही है, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो कर रहे हैं, वो एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल ऑन द सरफेस हो रहा है। यानी सरफेस पे आप, रेत की ढेर लगी, उसके ऊपर आप और मिट्टी डालते जाएंगे, और मिट्टी डालते जाएंगे तो ये ढेर बड़ा होता जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो भी सब्सटेंसेस का एक्यूमुलेशन हो रहा है वो सरफेस पे ऊपर से हो रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो वो ग्रोथ अंदर से है, यानी इनसाइड है। तो दो तरह के ग्रोथ हमें मिल गए, एक ऐसा ग्रोथ जो बाहर से हो रहा है, और ऐसे ग्रोथ को हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। और ये ग्रोथ कौन शो करेगा? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अंदर से, इनसाइड से ग्रो करता है, तो उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो दो अलग अलग तरह के ग्रोथ हो गए, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। ग्रोथ देयरफॉर cannot be taken as a defining property of the living organism। ये एक important point है कि ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं कर सकते हैं। Condition under which it can be observed in all the living organism have to be explained, then we understand that it is the characteristic of living system। देखिए क्या मतलब है, देखिए अगर आप ग्रोथ को इंक्रीज इन द मास मानते हैं, तो फिर आप लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे ग्रोथ के बेसिस पे। क्योंकि भले ही एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है लेकिन ग्रोथ तो नॉन लिविंग भी कर ही रहा है। इसीलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान रहे हैं। हाँ, अगर हमें ग्रोथ को ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानना है, डिफाइनिंग कैरेक्टर मानना है, तो हमें इस बात को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किन कंडीशंस में हम ग्रोथ को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेनी possessing features more or less similar to those of the parents। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जो प्रोजेनी है, जो बच्चे हैं, उनका प्रोडक्शन हो जाए जिनका फीचर कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स से मिलता जुलता हो। इनवेरिएबली और इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। फंजाई की अगर हम बात करें तो वो मल्टीप्लाई और स्प्रेड कर जाता है ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर। फंजाई बहुत सारे एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन करता है और वो काफी दूर तक फैल जाता है। लोअर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें जैसे कि ईस्ट है या हाइड्रा है, तो हमें पता लगेगा कि ये बडिंग शो करते हैं। तो ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग होता है। नेक्स्ट, प्लेनेरिया की अगर हम बात करें, जो कि एक फ्लैट वर्म है, प्लेटीहेलमिन्थस का मेंबर है, तो वहां पर ट्रू रीजेनरेशन होता है। मतलब अगर ऑर्गेनिज्म के फ्रेगमेंटेशन कर दें, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए, तो वापस से जो लॉस्ट बॉडी पार्ट है वो वापस से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेगा। फंजाई की अगर हम बात करें, फिलामेंटस एल्गी की बात करें, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस यानी ब्रायोफाइट की बात करें, तो ये भी जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन। जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर एल्गी है या अमीबा है, तो रिप्रोडक्शन इज अ सिनोनिम्स विद ग्रोथ, दैट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। इस पॉइंट को समझते हैं। अगर आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो सेल डिवाइड करना यानी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। अभी तक तो सेल के नंबर को बढ़ने, मास एंड नंबर ऑफ सेल को बढ़ने को हम ग्रोथ कह रहे थे, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो वहां पर नंबर ऑफ सेल का बढ़ना डिवीजन यानी कि रिप्रोडक्शन है। क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है और वो सेल डिवाइड करके दो सेल में कन्वर्ट हो गया,
तो इसका मतलब ये ग्रोथ नहीं, ये रिप्रोडक्शन है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होके दो ऑर्गेनिज्म बना चुका है यूनिसेलुलर के केस में। इसीलिए कह रहे हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, एक दूसरे का सिनोनिम है। अभी हमने ये देखा था कि जो ग्रोथ है एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल या मास, इसीलिए हम ऐसा कह रहे हैं। जब हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को दो अलग अलग टर्म नहीं मान सकते हैं। हाँ, हायर ऑर्गेनिज्म में ऐसा हम मानते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस ही नहीं करते, जैसे कि म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। इसीलिए रिप्रोडक्शन को भी हम इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मान सकते, क्योंकि जो ह्यूमन कपल इनफर्टाइल है या जो म्यूल है, जो स्टेराइल वर्कर भी है, वो लिविंग होने के बावजूद भी रिप्रोडक्शन नहीं करता है। तो अगर हम रिप्रोडक्शन को क्राइटेरिया मान लेंगे तो ये सारे नॉन लिविंग हो जाएंगे, इसीलिए रिप्रोडक्शन को भी हम नहीं मान सकते। दूसरा करेक्टर जो है वो है लाइफ का मेटाबॉलिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये केमिकल्स के बने हुए हैं। ये केमिकल छोटे होते हैं चाहे बड़े होते हैं, चाहे अलग अलग क्लासेस के हों, यानी कोई प्रोटीन है, कोई कार्बोहाइड्रेट है, कोई फैट है, अलग अलग क्लास के हों, अलग अलग साइज के हों, अलग अलग फंक्शन के हों, लेकिन ये हमारे बॉडी में लगातार बनते रहते हैं और एक मॉलिक्यूल से दूसरे बायोमॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते रहते हैं। यही जो कन्वर्जन है केमिकल रिएक्शन का या मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है, ये जो कन्वर्जन हो रहा है ना एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल में, ये बेसिकली मेटाबॉलिज्म कहलाता है या मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाता है। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन एक सेल में होता रहता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता रहता है। चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, लेकिन मेटाबॉलिज्म तो सब में होगा। जितने भी प्लांट हैं, एनिमल हैं, फंगस हैं, माइक्रोब्स हैं, उन सब में मेटाबॉलिज्म होता है। हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं उन सब का सम टोटल कर दीजिए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करेगा। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो बॉडी के बाहर हो रहा है ऑर्गेनिज्म को, जिसको हम टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं, वो ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग, क्योंकि वो सेल में नहीं हो रहा है ना, इसलिए। While metabolism is defining feature of all the living organism without exception, isolated metabolic reaction are not living things but surely living reactions। अच्छा, अब एक बात देखिए, एक बात तो कंफर्म हो गई, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है या मेटाबॉलिज्म है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगर कोई मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन हम टेस्ट ट्यूब में या किसी एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में बॉडी के बाहर कर रहे हैं, तो उसे हम लिविंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो रिएक्शन लिविंग है, यानी वो लिविंग थिंग में तो नहीं हो रही, वो तो टेस्ट ट्यूब में रही है, लेकिन वो रिएक्शंस लिविंग है, क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल उसमें हम बना रहे हैं, चाहे प्रोटीन बना रहे हो चाहे कार्बोहाइड्रेट बना रहे हो, वो एक लिविंग सेल में भी होता है। तो मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। अच्छा, सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग कह रहे हैं तो उसमें सेल का होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मोस्ट ऑब्वियस और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो है एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज इन्वायरमेंट स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो ये है कि वो जहां कहीं भी रहता है अपने सराउंडिंग को सेंस करता है, अपने इन्वायरमेंट को सेंस करता है और उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स भी देता है। जैसे अगर आप अभी जहां कहीं भी रह रहे हैं, अगर वहां गर्मी पड़ रही होगी तो आपको गर्मी लगेगा और आप उस हिसाब से रिस्पॉन्ड देंगे। अगर ठंड पड़ रही होगी तो आपको ठंड लगेगा तो आप उस हिसाब से रिस्पॉन्स देंगे। तो ये जो स्टिमुलस है जो हमें एनवायरनमेंट हम पर लगाता है, उस इन्वायरमेंट के स्टिमुलस से हम रिएक्ट भी करते हैं अगर हम लिविंग हैं तो। वी सेंस आवर इन्वायरमेंट, हम अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं सेंस ऑर्गन्स के मदद से।
प्लांट जो है वो भी एक्सटर्नल फैक्टर से रिस्पॉन्ड करता है, जैसे कि अगर लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, या अदर ऑर्गेनिजम्स, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आ गया, पॉल्यूटेंट अगर कोई हो गया, पॉल्यूशन होने लगी हवाओं में, तो उसको प्लांट भी रिस्पॉन्ड करता है इन सब चीजों पे। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं फ्रॉम द प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंटल क्यूज। चाहे एक बहुत सिंपल सा प्रोकैरियोट हो, एक छोटा सा बैक्टीरिया हो, चाहे एक कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट हो, हर ऑर्गेनिज्म इन इन्वायरमेंट के क्यू को सेंस करता है और उस हिसाब से रिस्पॉन्स देता है। फोटो पीरियड की अगर हम बात करें तो वो इफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन द सीजनल ब्रीडर्स। जो सीजनल ब्रीडर होते हैं उनको फोटो पीरियड जो है वो आ, उनके रिप्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केमिकल्स को हैंडल करते हैं जो कि बॉडी में अंदर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने सराउंडिंग को लेके अवेयर हैं। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ ओनली ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो खुद को अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस है। दो अलग अलग चीजें हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग हैं वो अपने सराउंडिंग से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो ना सिर्फ सराउंडिंग से रिस्पॉन्स देता है, बल्कि उसको इस बात का भी नॉलेज होता है अपनी की उसकी अपनी भी कोई आइडेंटिटी है। इस बात का नॉलेज एक ह्यूमन बीइंग को है जो बाकी दूसरे किसी एनिमल को नहीं है। इसीलिए जो ह्यूमन बीइंग है वो सेल्फ कॉन्शियस है। बस बाकी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग को लेके अवेयर है, दैट्स ऑल। तो कॉन्शियसनेस को हम देयरफॉर कह सकते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो तीन अभी तक हमें डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मिल गई है। एक मेटाबॉलिज्म मिल गया है, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मिल गया है, और तीसरा कॉन्शियसनेस मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो इट इज ऑल मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। वी ऑब्जर्व पेशेंट्स लाइंग इन द कोमा इन द हॉस्पिटल। जो पेशेंट कोमा में हॉस्पिटल में एडमिट है उनको मशीन्स के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है उनके हार्ट और लंग को रिप्लेस करके। तो ऐसे पेशेंट को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन डेड। इनमें कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। तो ऐसे हम क्या बोलेंगे? लिविंग की नॉन लिविंग? ऐसे को बिल्कुल हम लिविंग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म तो हो ही रही है अंदर, तो लिविंग तो हम बोलेंगे। इन हायर क्लासेस you will come to know that the living phenomena are due to underlying interaction। देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड नहीं है, वो हर दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्ट तो करता ही है। Property of tissue are not present in the constituent cell but arise as a result of the interaction among the constituent cell। देखिए टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। तो जो टिश्यू की प्रॉपर्टी है वो एक सिंगल सेल में नहीं हो सकती है, क्योंकि सेल तो सिंगल है लेकिन टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल है। तो टिश्यू चूंकि ग्रुप ऑफ सेल है तो उसमें जो प्रॉपर्टी होगी वो एक सिंगल सेल में नहीं होगा। सिमिलरली जो प्रॉपर्टी है सेलुलर ऑर्गेनील्स की, वो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनील में नहीं है, बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट कंप्राइजिंग द ऑर्गेनील। देखिए जो सेलुलर ऑर्गेनील, जितने भी सेल ऑर्गेनील हैं, उनमें जो प्रॉपर्टी है वो एक मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनील में नहीं है। जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनील अगर कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फैट का बना हुआ है, तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो कार्बोहाइड्रेट उस सेल ऑर्गेनील जैसा फंक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन कई सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आपस में मिलके उस सेल ऑर्गेनील को फॉर्म कर रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि अकेला कोई फंक्शन नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब कई सारे मिल जा रहे हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करके तो एक फंक्शन कर पा रहे हैं। These interaction result in the emergent properties at higher level of organization। कई सारे सेल आपस में मिलके एक और टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, कई सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, कई सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन सिस्टम पूरी ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो ये बात तो सही है कि एक ऑर्गन
एक पूरी ऑर्गेनिज्म जैसा फंक्शन नहीं करेगा, लेकिन जब कई सारे ऑर्गेन आपस में मिलेंगे तो पूरी सिस्टम बनेगी, कई सारे ऑर्गेन सिस्टम आपस में मिलेंगे तो वो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो जित अगर इंटरेक्शन हो रहे हैं सेल्स के बीच में, ऑर्गन्स के बीच में, ऑर्गन सिस्टम के बीच में, तो एक इमरजेंट प्रॉपर्टीज, एक नई प्रॉपर्टी सामने आती है जो कि हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे दिखता है। यानी सेल का जो फंक्शन है वो एक ऑर्गेनिज्म में आपको दिखेगा। ये जो फिनोमिना है, ये हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल द लेवल, ये जो आपको हर लेवल पे दिखेगी। therefore हम कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम capable of responding to the external stimuli। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, वो इवॉल्विंग है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, और वो एक्सटर्नल स्टिमुलस के साथ रिएक्ट भी कर सकता है। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी बेसिकली अर्थ पर जो लाइफ है, अर्थ पर जो लाइफ है उसकी एक स्टोरी है। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। किस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को विकसित कर रहा है, इसकी कहानी है बायोलॉजी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो अभी हों, चाहे पहले हों, चाहे बाद में आएंगे, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बाय शेयरिंग अ कॉमन जेनेटिक मटेरियल। लेकिन उन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो जरूर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड को हम डिस्कस करते हैं। अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको बहुत वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा, चाहे वो एक पॉटेड गमले में लगा हुआ प्लांट हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे बर्ड हो, चाहे आपका कोई पालतू जानवर हो, या कोई दूसरे जानवर हो, चाहे प्लांट हो। ऐसे कई ऑर्गेनिज्म भी आपको आप आसपास आपके आसपास हैं जो आपको आपके नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, लेकिन वो आपके आसपास हैं तो जरूर। अगर आप अपने एरिया को बढ़ाते हैं, मतलब जिन एरिया को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उस एरिया को आप बढ़ा देते हैं, तो आपको रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म भी बढ़ जाएगा। यानी अगर आप सिर्फ अपने घर के बाहर ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करें तो हो सकता है एक आम का पेड़ आपको दिख जाएगा, हो सकता है आपको एक डॉग दिख जाए, स्ट्रीट डॉग जो आपके घर के आसपास घूम रहा है। लेकिन अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन के एरिया को बढ़ा दें, आप अपने घर के आसपास से निकल के पूरे सिटी की बात करने लगे, पूरे स्टेट की बात करने लगे, तो और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म और भी आपके ऑब्जर्वेशन में जुड़ जाएंगे। जैसे जैसे आप ऑब्जर्वेशन का एरिया बढ़ाते जाएंगे और भी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जुड़ते जाएंगे। ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि अगर आप एक डेंस फॉरेस्ट को विजिट करते हैं तो आप बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म जो भी हम देख रहे हैं, ये एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। आप जितने भी अलग अलग तरह के जानवर या प्लांट देख रहे हैं, वो हर प्लांट या एनिमल एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करें जो अभी तक नोन है, यानी अभी तक जिन्हें हम जानते हैं या डिस्क्राइब कर चुके हैं, तो वो 1.7 टू 1.8 मिलियन है। ये डेटा आपके नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी स्पीशीज अभी तक हम जानते हैं या अभी तक हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, वो अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन है। इसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, और नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। यानी बायोडाइवर्सिटी क्या है? नंबर एंड टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अगर नए नए एरियाज को एक्सप्लोर करें या पुराने एरियाज को भी अगर हम एक्सप्लोर करें, तो नए ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड। आप जब कभी भी किसी नए जगह जाएंगे या पुरानी जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे तो कोई ना कोई नया ऑर्गेनिज्म आपको जरूर मिलेगा। मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इस वर्ल्ड में है। हम अगर प्लांट की बात करें, वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम। देखिए वैसे तो मिलियन ऑफ प्लांट्स, मिलियन ऑफ एनिमल्स पूरी दुनिया में है,
लेकिन जो हमारे आसपास के हमारे लोकल एरिया में जो जानवर या प्लांट पाए जाते हैं उनको हम अपने लोकल नेम से बुलाते हैं। ये लोकल नेम अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है। भाई आप किसी सब्जी को किसी दूसरे नाम से बोलते होंगे, किसी और शहर में किसी और स्टेट में उसी सब्जी को किसी दूसरे नाम से बुलाया जाता है। आप किसी फल का कुछ और नाम जानते होंगे, हो सकता है किसी और स्टेट में उसी फल को कोई दूसरा नाम से बुलाया जाता हो। अगर एक ही कंट्री के अंदर इतने अलग अलग नाम होंगे तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। एक ही ऑर्गेनिज्म के जब इतने सारे नाम बोल दिए जाएंगे, इतने सारे नाम रख दिए जाएंगे, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि वो आखिर ऑर्गेनिज्म है कौन सा। इसीलिए इस बात की जरूरत है कि एक स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए, एक स्टैंडर्ड रूल्स बना दिए जाएं। किसके लिए? नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। और इस प्रोसेस को हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो इससे क्या होगा कि कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर एक एक स्टैंडर्ड बना दिया जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम का, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑब्वियसली जो नॉमेनक्लेचर है या नेमिंग है, ये only possible when the organism is described correctly and we know to what organism is name is attached to। इसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। देखिए, नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें, तो अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर कर देते हैं एक स्टैंडर्ड रूल्स के अंदर, तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि अब उस ऑर्गेनिज्म को सिर्फ उसी नाम से हर जगह बुलाया जाएगा। दूसरी बात, अगर नॉमेनक्लेचर हमें करना है तो ये तभी पॉसिबल है जब उस ऑर्गेनिज्म को हम अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें, और ये तब पॉसिबल होगा जब उस ऑर्गेनिज्म को हम जानेंगे। तो इस प्रोसेस को आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है, यानी ऑर्गेनिज्म को जानना, उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना, इसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। जब हम किसी को जानेंगे नहीं तो उसका नाम नहीं रख पाएंगे। तो नॉमेनक्लेचर के लिए आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism। अपनी स्टडी को और ज्यादा फैसिलिटेट करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया है, कुछ प्रोसीजर्स बना दिए हैं, और इन प्रोसीजर्स के हिसाब से ही किसी भी नॉन ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो भी रूल्स बनाए गए हैं, जो भी प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, वो हर बायोलॉजिस्ट को एक्सेप्टेबल होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लांट की हम बात कर रहे हैं, प्लांट की अगर हम बात करें, तो साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। अगर प्लांट का नाम हमें देना है, साइंटिफिक नाम देना है, तो किसी प्रिंसिपल पर, किसी क्राइटेरिया पर वो साइंटिफिक नाम बेस्ड होना चाहिए। और ये जो प्रिंसिपल और क्राइटेरिया है, ये कौन बनाता है? आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ये पहला फुल फॉर्म आ गया। फुल फॉर्म की एक सीरीज हम पढ़ ही रहे हैं, वहां पर मैं आपको अलग अलग फुल फॉर्म के बारे में बता ही रहा हूँ। अब अगर हम एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल के नाम रखने के लिए भी कुछ प्रिंसिपल और क्राइटेरिया होना चाहिए, और ये कौन बनाता है? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, आईसीजेडएन। जो साइंटिफिक नाम है, ये इंश्योर करते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म के एक ही नाम दिए जाएं। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डिस्क्रिप्शन है, ये इस बात को इनेबल करना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डिस्क्रिप्शन है शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। जो भी ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन है वो ऐसा होना चाहिए कि उसका जो भी नाम रखा जाए वो एक ही नाम रखा जाए, चाहे वो कोई भी रखे, लेकिन वो एक ही नाम रखे, ऐसा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। दे ऑल्सो इंश्योर टू दैट सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी। अच्छा, एक बात और, जो भी नाम रखा जाएगा वो ऐसा ध्यान में रख के रखा जाएगा कि वही नाम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का ना हो। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नॉन ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिस्ट जो हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखने के लिए।
हर एक नाम के दो कंपोनेंट होते हैं। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट। एक को हम जेनेरिक नेम और दूसरे को स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। ये जो सिस्टम है ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट, इसे हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। This naming system given by Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world। अच्छा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? वो प्रिंसिपल है जिससे ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं। और बेसिकली बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि हर ऑर्गेनिज्म के दो नाम होने चाहिए। पहला जेनेरिक नेम, दूसरा स्पीसीज स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीसीज का नाम। और ये जो नोमेनक्लेचर सिस्टम बनाया गया है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये किसने बनाया है? ये बनाया है कैरलस लीनियस ने। इसको हर बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो करते हैं। ये जो नेमिंग सिस्टम है यूजिंग टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। और ये ऐसे ही नहीं कि हर बायोलॉजिस्ट मान ले रहा है। ये जो कैरलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है, ये टू वर्ड फॉर्मेट में है, यानी एक जेनरिक नेम है, एक स्पीसीज का नेम है। ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट पाया गया है। अगर हम मैंगो के एग्जांपल ले लेते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए, तो मैंगो का साइंटिफिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। अब देखिए कैसे ये नाम रखा गया है। इसमें जो मैंजीफेरा है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो इंडिका है वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। चलिए, कुछ रूल्स हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। जैसे कि पहला रूल ये है कि जो बायोलॉजिकल नेम्स होंगे वो हमेशा लैटिन में होंगे, और जब लिखे जाएंगे तो इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। वो लैटिन में ही होने चाहिए या तो लैटिन से डिराइव किए गए हो। इससे कोई मतलब नहीं कि वो कहाँ का है, लेकिन उसके नाम हमेशा लैटिन में होने चाहिए। जो फर्स्ट वर्ड है बायोलॉजिकल नेम का वो जीनस को ही बताना चाहिए, और सेकंड हमेशा स्पीसीज को यानी स्पेसिफिक एपिथेट को बताना चाहिए। पहला वाला स्पीसीज को नहीं बताएगा, वो हमेशा जीनस को ही बताएगा, दूसरा वाला स्पीसीज को बताएगा। दोनों ही वर्ड जो बायोलॉजिकल नेम के हैं, जब हम हाथ से लिखें उसको, यानी जब आप अपने कॉपी पे उसे लिखते हैं, तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करिए। अलग अलग दोनों वर्ड को अंडरलाइन करें। अगर उसको कभी प्रिंट करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, इटैलिक्स में लिखेंगे, इस बात को बताने के लिए कि ये लैटिन ओरिजिन का है। जैसे यहाँ भी देखिए एनसीईआरटी में भी जब मैंजी फेरा इंडिका लिखा है तो इसे क्या किया है, इटैलिक्स में लिखा है। जो फर्स्ट वर्ड है वो डिनोट करता है जीनस, वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। और जो सेकंड वर्ड है स्पेसिफिक एपिथेट का, वो हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि मैंजीफेरा चूंकि जीनस है तो एम को कैपिटल में लिखा गया है, और इंडिका स्पीसीज है तो आई को स्मॉल लेटर में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Name of the author appears after the specific epithet that is at the end of the biological name, and इसको abbreviated यानी short form में लिखते हैं। अगर किसी साइंटिस्ट का नाम, किसी ऑथर का नाम हमें नाम के आगे लिखना है, बायोलॉजिकल नाम के आगे लिखना है, तो उस ऑथर का नाम हमेशा एब्रीविएटेड फॉर्म में होगा यानी शॉर्ट फॉर्म में होगा। जैसे मैंजी फेरा इंडिका लिन, और लिन यहाँ पर लीनियस के लिए लिखा जा रहा है। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो क्या किया गया है, एक क्लासिफिकेशन कर ली गई है। क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना इम्पॉसिबल है, इसीलिए क्या किया गया है, इस काम को पॉसिबल बनाने के लिए क्लासिफिकेशन कर लिया गया। क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस है जहां पर किसी भी चीज को एक ग्रुप में बांट लिया जाता है, कन्वीनियंट कैटेगरीज में बांट लिया जाता है, बेस्ड ऑन द इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। यानी जो कैरेक्टर्स इजीली दिखते हैं उन कैरेक्टर्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांट लिया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल देखिए, वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स कैट और इंसेक्ट। The moment we use any of these terms, we associate certain character with the organism in that group। जब कभी भी आप किसी डॉग के बारे में सोचते हैं कि किसी कुत्ते के बारे में सोचते हैं, तो आपके दिमाग में क्या इमेज आती है? हमेशा हम एक डॉग की इमेज आती है, जाहिर सी बात है कैट की इमेज नहीं आएगी। नाउ इफ वी वर टू थिंक ऑफ
else tense, we know what we are talking about. Similarly, सपोज करिए कि अगर आप कोई वर्ड मैमल बोलते हैं, ठीक है, आपने कोई वर्ड मैमल बोला, तो क्या होगा? थिंक ऑफ द एनिमल विद एक्सटर्नल ईयर्स और बॉडी ईयर। देखिए, जब कभी भी हम वर्ड मैमल बोलते हैं तो हमें ऐसे समझ में आता है कि अच्छा मैमल की बात हो रही है तो उसके एक्सटर्नल ईयर्स होंगे। एक्सटर्नल ईयर का मतलब ईयर पिन्ना की बात हो रही है। बॉडी पे हेयर्स होगा, मेमोरी ग्लैंड्स होंगे। यही तो है। क्यों? क्योंकि मैमल्स के कैरेक्टर्स हमें पता है और ये वो कैरेक्टर हैं जो इजीली दिख रहे हैं। हो सकते हैं मैमल के और भी कई सारे कैरेक्टर हों, लेकिन उससे हमें क्या मतलब है? हमें तो वो कैरेक्टर्स चाहिए जो इजीली ऑब्जर्वेबल हों। तो क्लासिफिकेशन में चूंकि इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स ले रहे हैं, इसीलिए जब कभी भी कोई भी हम नाम लेते हैं, चाहे हम डॉग की बात करें, चाहे कैट की बात करें, चाहे मैमल्स की बात करें, तो हमारे दिमाग में तुरंत एक पिक्चर बनता है उन कैरेक्टर्स का जो इजीली विजिबल होते हैं। उसी तरह प्लांट के बारे में अगर बात कर रहे हैं, हम किसी वीट के बारे में, गेहूं के बारे में बात करते हैं, तो the picture in each of our mind will be of wheat plant and not of the rice या किसी। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। अगर हम कभी गेहूं बोले, अगर हम गेहूं की बात कर रहे हैं, आपस में वीट की बात कर रहे हैं, तो हम सबके दिमाग में वीट प्लांट का ही पिक्चर बनना चाहिए, राइस या किसी और का, मेज का नहीं बनना चाहिए। क्योंकि हम वीट के ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को पहचानते हैं, वीट को पहचानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप डॉग की बात करें, चाहे आप कैट की बात करें, मैमल की बात करें, वीट की बात करें, राइस की बात करें, किसी प्लांट की बात करें, एनिमल की बात करें, आर कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी द ऑर्गेनिज्म। यानी ये सारे जो भी हमने नाम लिए, डॉग, कैट, मैमल, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल, ये सब एक ऐसे कैटेगरी हैं जिनमें ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना आसान है, क्योंकि इन सारे कैटेगरी में हम ऑर्गेनिज्म को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके फीचर्स को पहचान सकते हैं। तो ऐसे कैटेगरीज को टैक्सा बोला जाता है। ऐसे कैटेगरी का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है? टैक्सा है। यहां पर आप टैक्सा को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और you must recognize that taxa can indicate categories at very different level। अब यहाँ पर जो टैक्सा है, जो भी हमने नाम लिए थे ना, डॉग, कैट, मैमल, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल, ये सब अलग अलग टैक्सा हैं, लेकिन ये अलग अलग टैक्सा अलग अलग लेवल्स के हैं। जैसे कि प्लांट है, वो भी एक टैक्सा है, वीट भी एक टैक्सा है। उसी तरह अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो क्या है? एक टैक्सा है। मैमल क्या है? एक टैक्सा है। डॉग क्या है? एक टैक्सा है। लेकिन डॉग एक मैमल है और मैमल एक एनिमल है। इसका मतलब एनिमल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, एनिमल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। उसमें से भी हम किसकी बात कर रहे हैं? मैमल्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैमल्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें भी हम किसकी बात कर रहे हैं? तो डॉग की बात कर रहे हैं। यानी पता है क्या? यानी ये हुआ कि अगर हम डॉग की बात करें, अगर हम डॉग की बात करें, तो जो डॉग है वो एक मैमल है और मैमल एक एनिमल है। तो डॉग, मैमल और एनिमल अलग अलग कैटेगरी के हैं। डॉग, मैमल और एनिमल जो हैं, ये तीनों अलग अलग कैटेगरी के हैं, जबकि ये तीनों क्या है? टैक्सा है। Based on the characteristics, all the living organism can be classified into different taxa। और इस क्लासिफिकेशन को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। चूंकि एनिमल, मैमल, डॉग, ये तीनों अलग अलग टैक्सा हैं और ये अलग अलग रैंक्स पे हैं, अलग अलग लेवल पे हैं, इसीलिए टैक्सा के बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म की अलग अलग कैटेगरी बनाई जा सकती है। यानी टैक्सा के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, और जब हम टैक्सा के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसको टैक्सोनॉमी बोलेंगे। जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर है, जैसे कि अगर हम किसी सेल के स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करें, या इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो ये भी एक एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। किसी भी सेल के स्ट्रक्चर, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो वो उस ऑर्गेनिज्म में किस तरह का सेल है भाई, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोट है, उसकी डेवलपमेंट की क्या प्रोसेस है, वो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यानी कि वो किस जगह पर पाया जाता है, ये सब एसेंशियल
कैरेक्टर्स हैं, और ये हमें टैक्सोनॉमिक स्टडीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। Hence, characterization, identification, classification, and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy। यानी ये सारे प्रोसेस, चाहे ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टराइजेशन करें, यानी कौन कौन से कैरेक्टर उसमें पाए जा रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन करें, हम ऑर्गेनिज्म को पहचाने, उसका क्लासिफिकेशन करें, उसका नाम रखें, नोमेनक्लेचर करें, ये सब क्या है, ये वो सारे प्रोसेस हैं दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। टैक्सोनॉमी कुछ नया चीज नहीं है। ह्यूमन बीइंग ने, हम सब ने always been interested in knowing more and more about the various kind of organism, particularly with reference to their own use। किसी ऑर्गेनिज्म को अगर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं या उसको क्लासीफाई कर रहे हैं, उसका नाम रख रहे हैं, तो ये कोई बहुत नया काम नहीं कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब ने हमेशा से नए और नए ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने की कोशिश की है, और खास करके उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने की तो कोशिश की है जो हमारे यूज के हैं। इन अर्ली डेज पहले क्या होता था कि जो और ह्यूमन बीइंग्स थे, वो बेसिक नीड, जैसे कि फूड, क्लोथिंग और शेल्टर है, भाई रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, ये जो तीन बेसिक नीड है, उनके अलग अलग सोर्सेज, भाई ये कहाँ से मिलेंगे ये पता कर लेते थे। हेंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिज्म। भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म, जैसे कई ऑर्गेनिज्म को खाया जा सकता है एज अ फूड, कई ऑर्गेनिज्म जो है वो क्लोथिंग का काम, हम जानते हैं कई जो है एनिमल्स हैं उनके स्किन को एज अ क्लोथ यूज कर सकते हैं। शेल्टर से, भाई कई प्लांट्स हैं जो शेल्टर की तरह भी काम आ सकते हैं, बैम्बू से हम घर बना सकते हैं। तो पहले के जो ह्यूमन बीइंग्स थे, वो सिर्फ अपने बेसिक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए अपने यूजेस के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को पहचाना करते थे। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversity, but also the relationship among them। यानी जो हम लोग जो हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम सिर्फ ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम उनके डाइवर्सिटी के बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ डाइवर्सिटी के बारे में तो जान ही रहे हैं, साथ ही साथ एक ऑर्गेनिज्म का दूसरी ऑर्गेनिज्म के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, इसको भी जानने की हम कोशिश करते हैं। और इस ब्रांच ऑफ स्टडी को कहा जाता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक वर्ड जो है, ये लैटिन से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है सिस्टेमा, और सिस्टेमा का मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है, किस तरह से मिलता है। लीनियस ने सिस्टेमा नेचुरा टाइटल यू दिया था अपने पब्लिकेशन को। The scope of systematic was later enlarged to include identification, nomenclature and classification। यानी systematics के अंदर हम identification, nomenclature और classification के बारे में बात करते हैं। Systematics takes into account evolutionary relationship between the organism। जब हम सिस्टमैटिक्स के बारे में बात करते हैं, तो ऑर्गेनिज्म का आपस में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, यानी कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे इवॉल्व हुआ है, इसके बारे में भी बात करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यानी थर्ड टॉपिक को शुरू करेंगे। अगर आपको हमारा रिवॉल्यूशन क्रैश कोर्स अच्छा लग रहा है तो इससे ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह से एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हम डिस्कस करेंगे पूरे 38 चैप्टर के लिए, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट।